दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में, जिसकी बीते हुए कल की परफॉर्मेंस और इस पूरे हफ्ते के परफॉर्मेंस को आपके साथ में स्टडी करने का प्रयास करूंगा। जहां पूरे हफ्ते में शेयर हमको 7% टूटता दिखाई पड़ा और बीते हुए कल में भी इस स्टॉक में 2.5% की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शेयर टूट रहा है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इस स्टॉक का जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, उसका डर मुझे कम से कम बिल्कुल जायज दिखाई पड़ता है, और क्या हमको आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए, इन चीजों की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत करना चाहूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको किसी भी हाल में नहीं करनी है। अब बात करते हैं थोड़ी सी आंकड़ों के बारे में। स्टॉक बीते हुए कल में हमको 17 रुपये 22 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक की पूरे हफ्ते के बारे में बात तो मैंने आपसे कर ही ली है। अगर पूरे साल की परफॉर्मेंस को भी देखा जाए तो स्टॉक 29 रुपये 80 पैसे के हाई और 17 रुपये 6 पैसे के लो हमको बना करके दिखा चुका है। जहां तक बात करी जाए स्टॉक के हाई के बारे में, तो अभी रिसेंट टाइम में स्टॉक ने पिछले ही साल 33 रुपये के हाई भी हमको बनाकर दिखाए थे। उसके बाद शेयर में बड़ी तेजी की उम्मीदें तो जरूर जगी थी, लेकिन फिलहाल वो उम्मीदें हमको धाराशायी होती भी दिखाई पड़ी। अब इस स्टॉक को थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ में स्टडी करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि इस स्टॉक की जो फंडामेंटल स्टडी है और पूरी की पूरी जो एनालिसिस, जो रिव्यू है, वो मैं आपके साथ में आने वाले कल यानी कि संडे को डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपके साथ में यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को रीसेंट टाइम की परफॉर्मेंस के आधार पर स्टडी कर रहा हूं। इन बेसिस पे अगर आप किसी भी शेयर को खरीद रहे हैं, और खासतौर से यस बैंक जैसी कंपनी को जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो इस चीज को आपको पहले ही समझना होगा कि ऐसे स्टॉक्स में जब आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा अच्छे खासे रिस्क के साथ में होता है। यहां पैसा आपका 5 गुने से 10 गुना हो सकता है। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो रिस्क है वो ये भी कहता है कि आप ऐसे किसी खराब फंडामेंटल में पैसा लगा रहे हैं तो लगाया हुआ पैसा आधा और उस आधे का भी आधा हो सकता है। मैं कहूंगा इस फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी खराब फंडामेंटल स्टॉक को उठाना चाहिए। और यस बैंक फिलहाल मार्केट के अंदर अपने खराब फंडामेंटल से जूझ रहा है। अब बात करते हैं स्टॉक के अंदर इस समय की गिरावट के बारे में। तो देखिए, इस समय जो भी स्टॉक्स के अंदर गिरावट होती दिखाई पड़ रही है, उसमें यस बैंक की मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है। ऐसे कोई फॉल्ट यस बैंक की तरफ से निकलते नजर नहीं दिखाई पड़े हैं जिनकी वजह से शेयर मार्केट में टूटता हुआ नजर आए। पूरी बाजार कमजोर है, पूरी इकोनॉमी कमजोर है, पूरे देश की नहीं पूरे दुनिया की बाजार और इकोनॉमी इस समय हमको टूटती दिखाई पड़ रही है। और फिर जो यूएस की तरफ से प्रेशर है, एफआईज की जो हम लोग को सेलिंग पिछले साल मैं कहूंगा कि अक्टूबर की शुरुआत से ही देखने को मिल गई थी, वो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसने पूरी की पूरी बाजार को तोड़ के रखा हुआ है। ऐसे समय में आपका स्टॉक टूट रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है या फिर ये कोई आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, लेकिन इसका निवेशक इसलिए डरा हुआ है क्योंकि आपने खराब फंडामेंटल्स में पैसे लगाए हैं। जो जब तेजी से ऊपर बढ़ रहा था तो लगता था कि शायद हम किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, लेकिन वही खराब फंडामेंटल्स जब टूटना शुरू करते हैं तो हमारे मन में यह डर बिल्कुल आ जाता है कि क्या इनके अंदर वापस से वो रिकवरी आएगी या फिर नहीं आएगी। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम स्टॉक को समझने की कोशिश करें तो देखिए, पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि स्टॉक 33 रुपए से लेकर के हमको 17 रुपए तक के लेवल बीते हुए कुछ दिनों में दिखा चुका है, या मैं कहूंगा पिछले 1.5 साल के अंदर 1 साल के अंदर दिखा चुका है। लेकिन इन सब के बीच में जो फैक्टर्स आपको देखने हैं, अगर उनके बारे में बात करूं तो स्टॉक के अंदर कई सारी खामियां आई हैं, उनको मैं नकारूंगा नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे यस बैंक को जज करने की कोशिश करूं तो इस बैंक के रिजल्ट्स आपको कभी खराब नहीं देखने को मिले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, चाहे लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, चाहे लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, या फिर लास्ट ईयर के नंबर के बारे में बात की जाए, कंपनी अपने रिजल्ट्स को मेंटेन कर रही है, अपनी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं ग्रेजुअली इंप्रूव करने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ी है। तो स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मैनेजमेंट लेवल पे हम लोग को चीजें देखने को मिली हैं जिनकी चर्चा मैं आपके साथ में कल डिटेल में करूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस गिरावट के हिसाब से देखने की कोशिश करूं तो मार्केट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस स्टॉक को यहां पे कमजोर बना रहे हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर का वीक होना भी है, आरबीआई की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कड़ी गाइडलाइंस देखने को मिली है वो भी है, रेपो रेट जो फिलहाल हमको थोड़ी राहत देता जरूर दिखाई पड़ा है, लेकिन उससे पहले रेपो रेट का बढ़ना भी कहीं ना कहीं हमारे बाजार के लिए एक बड़ी दिक्कत क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ा था। और खासतौर से बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो मार्केट में हमको इस वजह से स्ट्रगल करते हुए भी नजर आए थे। और अगर रीसेंट टाइम के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूं, मैं अक्टूबर 2024 से लेकर के अभी तक की चर्चा करना चाहूं तो निश्चित तौर पे एफआईज का लगातार मार्केट से एग्जिट कर जाना भी एक बड़ा रीजन रहा है। हालांकि कुछ यस बैंक के इंटरनल मैटर्स भी निकल करके आए हैं जिसमें मैनेजमेंट प्रमोटर्स यहां पे एंट्री करने की चर्चाएं हैं, जापानीज बैंक की यहां पे एंट्री करने की चर्चाएं हैं, फिर आरबीआई के उनके ऊपर जो डिनायल आए
आए, उन सब की जो डिस्कशंस होते दिखाई पड़े। कुछ इंडियन बैंक्स का भी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में चर्चाएं हुई, लेकिन वो सभी फिलहाल अभी हमको ठंडे बस्ते में जाती दिखाई पड़ी हैं। तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स जरूर दिखाई पड़े, लेकिन अगर मैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे यस बैंक को जज करने की कोशिश करूं तो एज कस्टमर मैं यही कहूंगा कि इस बैंक के अंदर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है वो एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कंपनी जो बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो मुझे इंप्रूव होती दिखाई पड़ी है। भले ही स्टॉक का प्राइस आपको नीचे गिरता दिखाई पड़े, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि बीते कुछ महीनों की परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप यस बैंक को जज करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको बाजार के जो गिरावट है, माफ कीजिएगा, बाजार के जो गिरावट है उन फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ग्लोबल मार्केट के अंदर सिचुएशंस देखने को मिल रही है उनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। आरबीआई की तरफ से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के जो अपडेट्स आए हैं उनको भी देखने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ और भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स, जिनमें इंडसइंड बैंक का नाम मैं सबसे प्रमुख रूप से लेना चाहूंगा, फिर उसके बाद में चाहे आप एचडीएफसी बैंक का भी नाम ले सकते हैं, इन सबको भी अपनी स्टडी में और प्राइस परसेंटेज के हिसाब से इसमें जो भी आपको गिरावट या तेजी देखने को मिली है उन सब के कंपैरिजन के बारे में जरूर बोलूंगा। तो शायद यस बैंक के अंदर आपका जो डर है कहीं ना कहीं वो कम होता जरूर दिखाई पड़े। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि यस बैंक और एचडीएफसी बैंक की कोई भी आपस में सिमिलरिटीज है। यस बैंक मार्केट के अंदर इस कमजोर प्राइवेट सेक्टर की बैंक के रूप में खड़ा है, वहीं एचडीएफसी बैंक देश का सबसे पावरफुल बैंक है। लेकिन परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे, तो यस बैंक के अंदर भी, माफ कीजिएगा, एचडीएफसी के अंदर भी हमको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को पिछले 1 साल के अंदर नजर नहीं आया है। और ये बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं एक आने वाले समय का एक रोक लगाता है, एक स्टॉपेज या फिर कंसोलिडेशन के बारे में चर्चा करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उनके बेसिस पर मैं आपसे ये कहूंगा कि देखिए, आपने जब भी इस बैंक के स्टॉक को खरीदा होगा, आपको अच्छी तरीके से मालूम था कि आप एक रिस्की स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे हैं। फिर जो गिरावट आपको इस समय देखने को मिल रही है उसमें एक्सटर्नल रीजंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। यस बैंक का उतना ज्यादा मुझे यहां पे सहयोग होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। इसका फ्यूचर क्या होगा, ये आज की डेट में भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते कि आने वाले भविष्य में इस बैंक के अंदर कोई प्रमोटर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आने वाले समय में इस बैंक को अभी की तरह मैनेजमेंट ही ऑपरेट करता दिखाई पड़ेगा, अपनी इसके एसबीआई की होल्डिंग बची रहेगी या नहीं रहेगी। बीते हुए कल में महाराष्ट्र बैंक के ऊपर भी यहां पे हमको एक बड़ी रोक लगती दिखाई पड़ती है आरबीआई की तरफ से। और जब ऐसी चीजें बैंकिंग सेक्टर में आती हैं तो स्टॉक और भी आपको प्रेशर में आते दिखाई पड़ते हैं जो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि यस बैंक के ऊपर जो कमजोरी है उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप चीजों को थोड़ा सा डीपली स्टडी करने का प्रयास करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ बैंक की खामी की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि 80% से लेकर के 90% तक के जो रीजंस हैं वो इसके सेक्टर से आ रहे हैं, आरबीआई की तरफ से आ रहे हैं, इकोनॉमी की वजह से आ रहे हैं, यूएस की तरफ से आ रहे हैं, और जो एफआईसी की तरफ से लगातार हमको इंडियन मार्केट में सेलिंग होती दिखाई पड़ रही है उसकी वजह से भी आते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन चीजों को अपनी स्टडी का हिस्सा जरूर बनाइए। अगर आप रिस्की स्टॉक्स में अपने आप को बनाना चाहते हैं तो यस बैंक मुझे लगता है कि आपके रिसर्च का हिस्सा हो सकता है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर या इन्वेस्टर के तौर पे अपने आप को मार्केट में रखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जब आप पैसे लगाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे स्टॉक्स को भी अपने रिसर्च में जरूर शामिल कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी कंपनी अगर आपकी नजरों के सामने आ जाए तो आपको पता है कि उसको किस प्रकार से इग्नोर करना है और किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई करना है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि कोई इनपुट, कोई फीडबैक, कोई आपकी तरफ से लेटेस्ट खबर, कोई ऐसी अपडेट जो हम मेरे साथ में मिस हुई है, आप उसको चाहें तो हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी इस स्टॉक के बारे में एक डिटेल स्टडी जहां इसके फंडामेंटल रिसर्च के बारे में बात करेंगे वो मैं आपके साथ में आने वाले कल यानी कि संडे को करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।